हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हमने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा कि किस तरीके से वाटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो मेन रोल प्ले करती है और कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वाटर की, जिसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए मेटल जो है वो वाटर से रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड्स बनाता है। अब वो जो ऑक्साइड बनी है बच्चों, उनका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, एसिडिक होगा, एम्फोटेरिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो इनके बारे में हमने बात डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से रिएक्शंस होने के बाद वाटर के साथ अगर कोई मेटल रिएक्शन करता है तो वो उसकी कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि वाटर जो है वो कोल्ड स्टेट में है, न्यूट्रल स्टेट में है, बॉइलिंग स्टेट में है या फिर स्टीम स्टेट में है। ठीक है, तो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो नॉर्मल वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कि बॉइलिंग वाटर या फिर स्टीम से रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना। अब अपन बात करें अगर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की, तो तीनों ये ऐसे मेटल हैं जो कि नॉर्मल कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें किसकी बच्चों, जिंक की, जिंक जो होता है, मैग्नीशियम है, ये क्या है, बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करेंगे। लास्टली मैंने बात कही थी आपसे आयरन की। आयरन जो है वो स्टीम से रिएक्ट करता है बच्चों। स्टीम मीन्स द वेपर फॉर्म ऑफ द वाटर, तो वो उसी से रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज स्टीम से रिएक्ट करने की ही है। क्या बनाएगा? मैंने आपको बताया था आयरन 2,3 ऑक्साइड, जो कि क्या था, फेरोफेरिक ऑक्साइड बनाएगा। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि इसके साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि आयरन अगर वाटर के साथ तो रिएक्ट कर ही रहा है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर वो रिएक्ट करता है तो क्या बना लेगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था, Fe2O3.XH2O, Fe2O3.XH2O, और उसी को क्या बोल दिया था हमने, रस्ट बोल दिया था। ठीक है, अब देखो अगर अपन बात करें, सबसे पहली बात तो ये कि Fe2O3.XH2O क्या था बच्चों, इस कंप्लीट को हमने क्या बोल दिया, रस्ट। आई बात समझ में? ठीक है, ये चीज़ हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस में अच्छे से पढ़ी थी, रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसमें हमने देखा था कि जो आयरन है उसके लिए दो कंडीशंस बहुत नेसेसरी हैं रस्टिंग के लिए। पहला तो क्या होती है, वाटर, दूसरी क्या होती है, ऑक्सीजन। आई बात समझ में? मॉइस्चर जरूरी है, वाटर वेपर नहीं होगी, मॉइस्चर नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है ना। ऐसे ही दूसरे एलिमेंट्स का भी करोजन होता है, मैंने आपको बताया था वहाँ पर जब हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में पढ़ा था ये टॉपिक, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से करोजन होता है। ठीक है, अब अपन एक बात और कहेंगे, यहाँ पर आप अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, नोट लगा के लिख सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो है, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर इवन एट हाई टेम्परेचर। एल्यूमिनियम जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है हाई टेम्परेचर पर, बिकॉज क्यों रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी अ लेयर ऑफ ऑक्साइड डिपॉजिटेड ऑन इट। आई बात समझ में? जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा, Al2O3 बना लेगा। आई बात समझ में? ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। अब ये क्या करता है, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गई है तो ये क्या करती है, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम करेगी, और जब प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी तो ये इसको वाटर के साथ रिएक्शन करने में मुश्किल करेगी। ठीक है, तो ये वाटर से इतनी इजीली रिएक्ट नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है इवन एट हाई टेम्परेचर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑफ ऑक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड द फॉर्मूला इज Al2O3। आई बात समझ में? तो इसको नोट डाउन कर लें, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वाई डज एल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर इवन एट हाई टेम्परेचर, तो आपको जवाब आना चाहिए कि क्यों नहीं होता है। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स अबाउट वाटर, जिसमें हम देखेंगे कि जो वाटर है उसका एनोमलस बिहेवियर कैसा है, वाटर की जो फॉर्म्स है वो क्या है। ठीक है, हमने पहले भी बात करी है फॉर्म्स के बारे में, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल से आपको लगभग हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एंड दैट टू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये आगे जाके भी आपकी चैप्टर्स में कहीं ना कहीं काम में आएगा। आपको सारी टर्म्स
पता होनी चाहिए कंडेंसेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। एक्वीफर्स का मैंने नाम लिया था लास्ट लेक्चर में, तो एक्वीफर्स क्या होते हैं, कहाँ काम आते हैं, क्यों ज़रूरी हैं, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट में हर चीज़ ज़रूरी है, हमारे बायोस्फीयर में दोनों चीज़ें हैं, एबायोटिक और बायोटिक। अब एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों एक दूसरे के साथ को रिलेट करके धीरे धीरे फर्दर प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, ठीक है। अब वो कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है, हमें क्या ज़रूरत पड़ गई एबायोटिक कंपोनेंट्स की। एक बात आप बताएं कि अगर सन नहीं होगा तो क्या हम सोलर एनर्जी गेन कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। अगर वाटर नहीं होगा तो क्या हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी गेन कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो इस तरीके से एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर द अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये जो सोर्सेज हैं इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं, जैसे सन है, सोलर रेडिएशंस कभी भी हमारे इन्वायरमेंट से डिग्रेडेड नहीं होने वाली है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट दोनों ही रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अगर ये दोनों को रिलेट नहीं कर पाएंगे तो आगे बायोस्फीयर डेवलप नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स अबाउट वाटर। वाटर के बारे में हम आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वाटर साइकिल, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स अबाउट वाटर, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला है बच्चों आपका एनोमिलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमिलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब सबसे पहले तो आप ये मतलब समझेंगे एक्सपेंशन का मतलब होता क्या है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? किसी की भी साइज में इंक्रीमेंट होना, ठीक है, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि डेंसिटी में डिक्रीमेंट होना, उसको क्या बोल देते हैं हम? एक्सपेंशन। अब जैसे अगर अपन बात करें, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, मेटल जो है, मेटल को अगर अपन हीट कर देते हैं तो उसकी साइज़ क्या होती है? एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है ना। उसकी साइज़ क्या एक्सपेंड हो जाती है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो थे हीट करने की वजह से उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, और दूर दूर चले गए। इस चक्कर से साइज़ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब इसमें ही आप अगर बात करें वाटर की, तो वाटर के साथ क्या होता है बच्चों? देखो, जैसे मान लो नॉर्मल वाटर है, ठीक है, ये ट्रे हमने ली है, मान लीजिए ये एक फ्रिज की ट्रे है। रेफ्रिजरेटर में आप ट्रे रखते हैं गर्मी के दिनों में, जब हम आइस को फ्रीज करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर आपने वाटर लिया है। अब क्या होगा? देखो, जैसे वाटर था, वाटर का कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता, लेकिन जब ये फिक्स शेप और साइज में कन्वर्ट होने लगेगा, एक लैटिस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने लगेगा, तो क्या होगा? इसकी जो डेंसिटी है बच्चों वो कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम बनने के साथ साथ क्या हो रहा है? डेंसिटी कम हो रही है, और इस वजह से ही हम बोलते हैं कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आई बात समझ में? जैसे अगर अपन बात करें, इसी में सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ एक सी का, ठीक है। यहाँ पर वाटर लेवल है और यहाँ पर फिशेस भी है, मराइन लाइफ है। अब आप ये सोचेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल हमारा वाटर है, वाटर रूम टेम्परेचर पर था, जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पर इसको ले गए तो ये आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब कई ऐसी जगह हैं वर्ल्ड में जहाँ पर -21, -20 भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, तो क्या करोगे आप उसका? ठीक है, तो फिर तो ऐसे सारा जो पोर्शन है वो पूरा बर्फ बन जाना चाहिए था, ठीक है। जैसे ये रिवर्स हैं, लेक्स हैं, इनमें तो पूरा बर्फ हो जाना चाहिए था, मरीन लाइफ डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखो बच्चों, जब अगर अपन बात करें नॉर्मल रिवर्स सीज और ओशंस की, तो उसमें मराइन लाइफ का जो टेम्परेचर जो होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें क्या होता है? मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर होती है। क्या होती है? मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, पर क्यूबिक क्यूब, सॉरी, ठीक है। अब अगर अपन बात करें तो यहाँ पर 3 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे -1 डिग्री,
ठीक है, 0 डिग्री पे तो आएगा, तो 0 डिग्री पे ये आइस बनना स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर अपन चलते जाएं ऊपर तक टेम्परेचर लेते जाएंगे तो क्या होगा, आइस की फॉर्म में रहेगा। लेकिन मैंने क्या कहा आपसे स्टार्टिंग में कि आइस जो है इट इज़ लेस डेंसर देन वाटर, तो लेस डेंसर देन वाटर होने की वजह से ये क्या करेगा, यहाँ पर आइस बर्ग्स की फॉर्म में फ्लोट करता रहेगा। और बाकी अगर अपन बात करें नीचे जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, और नॉर्मल टेम्परेचर होने की वजह से वो वाटर की फॉर्म में ही रहेगा और इवन उसके अंदर हीट भी रहेगी। तो इस वजह से जो मराइन लाइफ होती है वो हमारी डिस्टर्ब नहीं होती है, वो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, आया ये आपको कंसेप्ट समझ में? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम कितने पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और उसकी जो डेंसिटी होती है उसकी वैल्यू क्या है, 1 ग्राम पर सीसी। आई बात समझ में? तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। यहाँ पर लिखे वाटर ऑन फ्रीजिंग फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर क्या होगा, एक्सपैंड होगा, देन एक्सपैंड्स फॉर्मिंग अ सॉलिड क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, फॉर्मिंग अ सॉलिड क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? ठीक है, अब इसके बाद हम अगर बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होती है आपको मालूम होनी चाहिए। इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में m/v। अब देखो बच्चों, ये जो डेंसिटी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। अगर मान लीजिए डेंसिटी इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, और डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। तो आइस के केस में क्या हो रहा है बच्चों, वॉल्यूम तो बढ़ रही है और डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। आई बात समझ में? तो यहाँ से आपको फॉर्मूले से बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये चीज़ कि वाटर की वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, और क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। इसलिए आइस जो होता है वो फ्लोट होता है वाटर पे, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू आइस ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसमें आप ये लिखें, सो आइस floats on water as it has less density than water, as it has less density than water। आई बात समझ में? अब यहाँ पर आप लिखें मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सीसी एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो हमने ये क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के बारे में, जिसमें हमने देखा कि आइस जो फॉर्म हो रहा है वो कैसे फॉर्म हो रहा है और कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये फॉर्म होता है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गेन करते ही इसका फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, और स्टार्ट होते ही ये आइस में कन्वर्ट होने लग जाएगा वाटर, और इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा और डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम फॉर्म्स ऑफ वाटर की तरफ। तो आप लिखें यहाँ पर सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखें फॉर्म्स ऑफ वाटर। फॉर्म्स ऑफ वाटर, अब बच्चों फॉर्म्स ऑफ वाटर का क्या करना है, हमें ऑलरेडी लर्नड है, ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जो वाटर होता है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पर आप लिखें सॉलिड, यहाँ पर लिखें लिक्विड, और यहाँ पर लिखें गैस। ठीक है, अगर अपन बात करें सॉलिड तो आइस ग्लेशियर्स और आइस कैप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लिक्विड की अगर अपन बात करें तो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, रिवर्स, लेक्स, इसे हम सरफेस वाटर भी बोल सकते हैं, ओशन, सी एक्सेट्रा। और अगर अपन बात करें गैस की फॉर्म में तो वाटर जो होता है वो वाटर वेपर और स्टीम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर लिखें वाटर वेपर और स्टीम। आई बात समझ में? तो हमने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ वाटर, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ऑलरेडी हमें याद है कि जो वाटर होता है वो तीनों
स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। और हमने फेज डायग्राम भी देखा था, याद करो आप, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको फेज डायग्राम बताया था कि सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो मेल्टिंग, लिक्विड को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रीजिंग, लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करेंगे तो इवेपोरेशन, गैस टू लिक्विड कन्वर्ट करेंगे तो कंडेंसेशन, सॉलिड टू गैस अगर कन्वर्ट करेंगे तो सब्लिमेशन, एंड गैस टू सॉलिड कन्वर्ट करेंगे तो डिपोजिशन। आई बात समझ में? नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड टॉपिक, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या होती है बच्चों, इसको ध्यान से समझें, ठीक है, क्योंकि एक भी चीज़ अगर स्किप हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। वाटर साइकिल क्या होती है और क्यों ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट में, तो यहाँ पर लिखें वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल जो होती है उसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। ये इसका सेकंड नेम है, इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ, उसके बाद मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी कि किस तरीके से वाटर साइकिल कैरी ऑन होती है। देखो, हमारे बायोस्फीयर में दो तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, एक तो एबायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट है और एक बायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब एबायोटिक कंपोनेंट की अगर अपन बात करें तो ऐसे कंपोनेंट जो कि नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि वाटर है, सन है, और सोचें आप कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट है, एयर है। अगर अपन बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो दो ही चीज़ें आती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सन, वाटर, एयर एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो इसका मतलब यही वाटर साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले आप तो यहाँ पर नोट करें कि बायोस्फीयर जो है हमारा वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक तो एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। अब एबायोटिक और बायोटिक पे फ़र्क क्या है? ये तो होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और ये होते हैं लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आता है बच्चों आपका सन, वाटर, एयर, और बायोटिक में क्या आता है बताएं? प्लांट्स, एनिमल्स। अब क्या प्लांट्स और एनिमल्स भी हमारे एनवायरनमेंट में वाटर साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या इनका होना ज़रूरी है? अगर ये नहीं होंगे तो वाटर साइकिल नहीं होगी क्या? तो हम चलो देख लेते हैं इसको कि किस तरीके से वाटर जो है हमारे एनवायरनमेंट में रोटेट करता है। पहले क्लाउड्स की फॉर्म में जाएगा, क्लाउड्स के बाद क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होने की वजह से हमारी अर्थ पे दोबारा आएगा, फिर अर्थ से इवेपोरेशन करते हुए वापस से क्लाउड्स की फॉर्म में चला जाएगा। तो किस तरीके से ये प्रोसेस कैरी ऑन होते हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट में समझेंगे कि क्या प्रोसीजर है वाटर साइकिल का, उसके बाद मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी। सबसे पहले आप स्टेप्स समझें होता क्या है। देखो, अगर अपन बात करें नॉर्मल रिवर की, ठीक है, तो रिवर से क्या होगा बच्चों? इवेपोरेशन होगा। अब दो कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इवेपोरेशन की वजह से ही वाटर साइकिल होती है। ठीक है, दूसरा चीज जो बायोटिक है, ये क्या है? एबायोटिक। दूसरी चीज जो बायोटिक है वो क्या है? हमारे प्लांट्स। अब होगा क्या? देखो, होगा क्या इसमें, आप अच्छे से समझना। देखो, हम पौधों में पानी डालते हैं, पौधों में पानी डालते हैं तो क्या वो सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्या? देखो, जो प्लांट्स होते हैं वो कम्प्लीटली वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, कुछ परसेंट वाटर ऐसा रह जाता है जो कि प्लांट्स अपने आप ही उसको ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो क्या होगा? कुछ परसेंट वाटर तो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेगी, सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी जो वाटर बचा वो क्या होगा? स्मॉल टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में लीव्स पर आएगा और ट्रांसपिरेशन के थ्रू एनवायरनमेंट में चला जाएगा। अब अगर अपन बात करें इन दोनों प्रोसेसेस को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आ गए? वाटर वेपर। अब जब ये वाटर वेपर है तो ये वाटर वेपर एनवायरनमेंट में जाएंगे। ठीक है, अब ये इनकी क्या है? लेस डेंसर देन वाटर। ठीक है, वाटर वेपर क्या होती है? लेस डेंसर देन वाटर। तभी तो डेंसिटी कम होने की वजह से ही वो अपवर्ड मूवमेंट शो करते हैं। डेंसिटी ज़्यादा होती तो वो अपवर्ड मूवमेंट शो कभी नहीं करते। ठीक है, तो लेस डेंसर देन वाटर होने की वजह से ये एनवायरनमेंट में जाएंगे। एनवायरनमेंट में जब ये जाएंगे तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे? क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब जब ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेंगे तो क्लाउड्स में क्या प्रेजेंट है बच्चों? छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। अब क्या होगा? इनके बीच में एक एनर्जी है,
ठीक है, इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वाटर वेपर की फॉर्म में, वो एक दूसरे से कंबाइन होना स्टार्ट होंगे। अब जैसे ही ये कंबाइन होना स्टार्ट होंगे तो ये लार्ज ड्रॉप्स बनाने लगेंगे। जैसे ही ये लार्ज ड्रॉप्स बनाने लगेंगे तो क्या होगा बच्चों, रेन होनी स्टार्ट होगी, रेन होनी स्टार्ट होगी। अब ये जो रेन है ये कहाँ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, दो तरह से जाएगी, एक तो सरफेस वाटर में जाएगी और दूसरी ग्राउंड वाटर में जाएगी। सरफेस वाटर मतलब रिवर्स, लेक्स, ओशंस। ग्राउंड वाटर मतलब ऐसा वाटर जो कि जो रॉक्स होते हैं, परमिएबल रॉक्स, उनके अंदर इंडल्ज हो जाता है, उसको बोलते हैं हम ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो इनमें चला जाएगा। अब ग्राउंड वाटर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है वाटर साइकिल के लिए, मेनली सरफेस वाटर जो रिवर्स है, ये रिवर है। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, वापस से वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा। अब जैसे इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा, अब ये इवेपोरेट अपने मन से हो रहा है क्या, क्यों हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। यहाँ पर सन प्रेजेंट है, सन की रेडिएशंस की वजह से ये वाटर क्या होगा, हीटअप होगा। हीटअप होने की वजह से क्या होगा, राइज होगा, और राइज होते ही ये वापस कहाँ चला जाएगा, इन्वायरमेंट में। आई बात समझ में। तो ये प्रोसेस आप देखें कि किस तरीके से रेगुलर साइकिल चलती जा रही है। ठीक है ना। अब इसका एक पर्टिकुलर एक डायग्राम ड्रॉ करके समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक रफ आपको एनालिसिस दिखाया था कि किस तरीके से वाटर साइकिल कैरी ऑन होती है। तो हम इसका एक अच्छे से डायग्राम बना के समझ लेते हैं। जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर सन है। ठीक है, अब सन की रेस क्या होगा, रिवर पे गिरेगी। रिवर से क्या होगा बच्चों, इवेपोरेशन होगा। उसके बाद यहाँ पर इन्वायरमेंट में प्लांट्स भी प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, ट्रांसपिरेशन करेंगे। ठीक है, ट्रांसपिरेशन करने के बाद क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होने की वजह से क्या होगा, क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, इनका क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब ये है कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये एक दूसरे से कंबाइन होकर बड़ी वाटर ड्रॉपलेट बना लेंगे। अब प्रेसिपिटेशन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर रेनफॉल होना स्टार्ट होगी। रेनफॉल होना स्टार्ट होगी तो क्या होगा, ये जो रेनफॉल है ये कहाँ चली जाएगी, जो हमने रिसोर्स बनाए हुए हैं जैसे कि रिवर्स, डैम्स, लेक्स, इनमें चली जाएगी। आई बात समझ में। ये रन ऑफ हो जाएगा वाटर, तो हम यहाँ पर शो कर सकते हैं कि जो रेनफॉल है वो रन ऑफ होगा। अब ये जो रन ऑफ होगा ये कहाँ जाएगा बेटा, रिवर्स में जाएगा, लेक्स में जाएगा। दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट, रिवर्स में, लेक्स में जाने के बाद सन की एनर्जी गेन करेंगे। एनर्जी गेन करने के बाद वाटर वेपर में कन्वर्ट होंगे, इवेपोरेशन, प्लांट्स की थ्रू ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के बाद रेनफॉल, रेनफॉल के बाद रन ऑफ। दोबारा से ये साइकिल चलती जाएगी, चलती जाएगी। ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी इसको बोलते हैं। थैंक यू।